आज के शो में। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल, नए चेहरे शामिल। सुहेल अनवर स्याल, निसार खोड़ो, हरीराम और फराज डेरो काबीना से फारिग। वुज़रा, मुशीरान और मावनीन हुसूसी की तादाद में भी इजाफा। आखिर माजरा क्या? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। सिंध काबीना में हालिया रद्दोबदल जो हुए, कुछ बड़े नाम हैं। सुहेल अनवर स्याल साहब जिनको फारिग कर दिया गया, बड़ा अहम वजारत इस पर है इरीगेशन की, और इस वजारत के हवाले से हमने देखा है बड़े करप्शन केसेस चर्चे में रहती है, हुर्फ़ आम में रहती है कि शायद इस वक्त ये वजारत जो है बेज़ाब्तगी के हवाले से मुबैना तौर पर जो सामने आती रहती हैं, लेकिन बड़ी अहम वजारत है, ये ले ली गई। निसार खोड़ो साहब दूसरा अहम नाम है, ये इस वक्त अब इस काबीना का हिस्सा नहीं है। ये क्यों हुआ आखिरकार ऐसे फैसले? नफीसा शाह साहब का बयान में अभी कुछ देर कबल देख रहा था, उनका ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि ऐसा लोग अगर कह रहे हैं, अखबारों में छप रहा है कि इस वक्त मंजूर वसान को बना दिया गया, तो उससे हम लोग जो है इस वक्त जो हमें इस वक्त हमारी कोई ग्रेवेंस है इस हवाले से, तो ऐसा हरगिज़ जो है वो कुछ नहीं है। ये इस वक्त नफीसा शाह साहबा कह रही थी। तो कुछ अहम फैसले तो हुए हैं, कुछ वुज़रा को, यानी जो जैसे सरदार शाह साहब हैं, उनको एजुकेशन की मिनिस्ट्री भी दे दी गई है, सईद गनी साहब से ले ली गई है। और कुछ ऐसे फैसले जैसे मिसाल के तौर पे, और जो बहुत से मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से इस पर हम आएंगे भी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हवाले से, इन तमाम की लॉजिक क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, मामला आखिर है क्या? सिंध काबीना में इन हालिया फैसलों के पीछे वो कौन से इस वक्त फैक्टर्स थे जिनकी बुनियाद पर ये अहम तरीन डिसीजंस इस वक्त लिए गए हैं? और क्या सब में बड़ा सवाल जो हम सब सुनना चाहते हैं, इससे गवर्नेंस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती से क्या वो बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे? क्योंकि इस ओहदे के हवाले से हमने ये बार बार सुना है कि यहाँ पर जो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट है उसको पावर डिवॉल्व नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इख्तियारात का रोना पिछले मेयर भी रोते रहे, और इस दफ़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KDA, SBCA, जो वाटर बोर्ड इदारे हैं, ये भी मुर्तज़ा साहब के पास नहीं है। तो क्या ये भी ये कहेंगे कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, या कुछ डिलीवर करेंगे, शहर कराची की तकदीर बदलेंगे? सारे अहम सवाल उठाते हैं। मेरे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़े-निगार, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल वसीम साहब साबिक़ MNA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MKM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद। कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं, हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। लगारी साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा, ये जो हालिया फैसले रद्दोबदल सिंध काबीना में हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और अंदरूनी कहानी क्या है? ये जो अहम फैसले, मंजूर वसान, सईद गनी, सरदार शाह को 2 वजारतें देना, सुहेल अनवर स्याल, निसार खोड़ो के हटाने के पीछे क्या वजूहात हैं इस पर, लगारी साहब? एक तो ये कि सियासी जमातों में और हुकूमत साजी में इस तरह के मामलात होते रहते हैं, वजारतों का रद्द-ए-बदल भी होता है, और महकमे भी तब्दील किए जाते हैं, और नई तकर्रियाँ भी होती हैं, लेकिन ये बहुत गैर मामूली हालात में हुए हैं, और इस वक्त इस तरह के हालात के लिए कोई फ़िज़ा नहीं समझी जा रही थी कि क्या इस तरह के वाक़यात होंगे। निसार खोड़ो और सुहेल अनवर स्याल के बारे में तो ये बातें आई हैं सामने कि लाड़काना में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन को बहुत दिन गुजर चुके हैं। बाई इलेक्शन था, और उसमें जमील सुमरो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के, उनको शिकस्त हुई थी, और मुनव्वर अब्बासी के बेटे मुअज़्ज़म अब्बासी जो हैं वो इसमें फतेहयाब हुए थे। तो उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि शायद उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, तो इस शिकस्त के फ़ौरन बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें तो ये कहा गया था, सुहेल अनवर स्याल के बारे में सवाल उठाया गया था, लेकिन निसार खोड़ो साहब के बारे में कहा गया था कि नहीं, उन्होंने बड़ी जान तोड़ मेहनत की, पूरी कोशिश की कि वो ये इलेक्शन पार्टी हासिल करे। ये सीट जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत अहम थी, चूँकि पिछले 50 साल में, 51 साल में ये पहला मौका नहीं है, दूसरा मौका है, लेकिन बहरहाल पार्टी इस सीट को लूज़ कर चुकी है। ज़ाहिर जब मुर्तज़ा भुट्टो जीते थे तो उनका जीतना कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर लोगों को हैरत होती। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे थे, और उनके मुकाबले में जो भी होते उनको हार ही जाना था। तो अब ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मुअज़्ज़म जीते हैं और जमील सुमरो हारे हैं। हमें मेरिट को देखना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि हार नहीं थे, उम्मीदवार लाड़काना में कोई और होना चाहिए था, क्योंकि वो कुल वक्ती यहाँ पर टाइम नहीं दे रहे थे, और वो ज़्यादा वक्त जो है वो
चेयरमैन के साथ गुजारते थे। तो एक वजह ये थी। दूसरा ये था कि ये राब्तों में बहुत कम रहते हैं और लोगों के साथ इनका राब्ता नहीं होता है जमील सोमरो का, और वो सिर्फ चेयरमैन के साथ ही किसी कम्युनिकेशन में होते हैं, जो भी होता है, लेकिन उसका आम फ़ोन नहीं कर सकते। यानी कि अब वो दोस्तों के भी फ़ोन नहीं सुनते हैं, दोस्त दुश्मन मीडिया से भी लोग फ़ोन करें तो उनके भी फ़ोन नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके राब्ते जब अपने हल्के में भी नहीं थे तो लोग उससे क्या तवक्को करते। तो एक चीज और आ जाती है, जब आप किसी बड़े आदमी के साथ होते हैं तो आपके मिजाज में भी कोई बड़ापन आ जाता है, जो बाद लोगों में नहीं आता है, बाद लोगों में आ जाता है। तो इनके मिजाज के अंदर तो जब मिले तो हमें अच्छे मिलते हैं, लेकिन मिजाज में ये है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा शायद अहम समझने लगते हैं। लेकिन ये हटाने का फैसला जो है वो जाहिर है जमील सोमरो ने नहीं किया, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, आसफ अली जरदारी ने किया, या मोहतरमा मरियम, लेकिन ये तो लाड़काना की दो अहम शख्सियात हैं। इसके अलावा कायम अली शाह साहब के खानदान को कि ये खबरें भी आई इस पर, फिर उन्होंने उनको निगेट किया, जैसा मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। वसान साहब की फैमिली से नवाब वसान, मंजूर वसान, तो इस पर ये आपको क्या लगता है, कुछ जो डिसीजंस हुए हैं ये लिए कि इससे लग क्या रहा है, कहाँ से हुए हैं, किस तरह के फैसले हुए हैं, फैसला साजी में कौन सी क़यादत ज़्यादा भारी रहा इसका वेटेज? मेरा ख्याल है कि मंजूर वसान की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत तवील रही है, और उन्होंने हर बुरे और अच्छे वक्त में पार्टी का साथ दिया है, और बहुत काफ़ी अरसे से वो ऐवान से बाहर थे, ऐवान इक़्तिदार में नहीं थे। इस बार अगर उनको अकोमोडेट किया गया है तो कोई ऐसी हैरत की बात नहीं है। बहरहाल आपने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर की, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को लिया है। मेरा ख्याल है कि ये डिसीजन आपकी उस शर्त के मुताबिक होता है, अगर पावर्स और फंड्स जो हैं वो डिवॉल्व होते हैं, वो अगर नीचे आते हैं, और वो अगर इस शहर का कोई बेहतरी करते हैं, मंजरनामा तब्दील होता है, शहर में जो बड़े मसाइल हैं, पानी सबसे बड़ा मसला है, और इतना ही बड़ा मसला मास ट्रांजिट का है, इससे बड़ा अहम मसला गार्बेज के उठाने का है, बहुत बड़ा मसला जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। शहर के बड़े बड़े मसाइल हैं जिनको हल किया जाना है। तो अगर ये पावर्स के साथ, अख्तियारात के साथ, विजन के साथ, विजडम के साथ अगर ऐसा हुआ है और नतायज हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम उस पर तबसरा कर सकेंगे कि ये डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यही सवाल हम उठाएंगे भी आगे नज़ीर लगा साहब। मैं आप जो इस पे मुसफ़ आप सारे मामले पर डिटेल में बात भी करते हैं, लेकिन पहले जो सिंध काबीना में तब्दीलियाँ हुई हैं, मंदोखेल साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। सोहेल अनवर सियाल साहब बड़ा अहम नाम इस वक्त है और बड़े करीब क़यादत के समझे जाते हैं। इसी तरह से निसार खोड़ो साहब तो एक अहम जिम्मेदारी उनके पास है इस वक्त। ये तब्दीलियां किस तरह हुई और क्या ये वक्त गैर मामूली है, मतलब कोई तवक्को नहीं कर रहा था या आप तवक्को कर रहे थे ये होना था? क्या इस रीशफलिंग के पीछे कोई अंदरूनी क़यादत कोई बात थी, कुछ और अहम बात थी? मंदोखेल साहब मेरे ख्याल में शायद अब काबीना भी मीडिया की मर्ज़ी से होगा। भाई पार्टी के एक फ़ैसला है, पार्टी जारी बात है, एक कम सौ हमारे MP है, लोगों को एडजस्ट करना है, तो इस हवाले से ज़रूरी नहीं है कोई पॉपुलर वज़ीर हो तो उसको मुस्तकिल होना चाहिए। तो आप ये चीज़ देख लें, मेरे ख्याल में इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब को पार्टी ने चेंज कर लिया है, और सोहेल सियाल साहब जो वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, अभी वज़ीर अपाशी थे तो उसको चेंज कर लिए है। और बल्कि कल मेरे इस प्रोग्राम जो कल हल्फ था उसके बाद मेरे कहीं से मुलाकात हुई तो मैंने भी यही सवाल किए, उन्हें बड़ी खंदा पेशानी से बात की है। पार्टी की क़यादत का फैसला है। उन्होंने क्या कहा? पार्टी की क़यादत का फैसला है, हमें कोई वो नहीं है। तो बड़ी मैंने भी यही सवाल किया आप वाला एक ऐसी मजाक के तौर पे। मुझे पता था कि सवाल आपके ज़हन में था कि पार्टी क़यादत करीब है, सब समझते हैं पार्टी क़यादत का जो फैसला है वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने सवाल किए तो बड़े उसने मुस्कुरा के जवाब दिए, जो पार्टी क़यादत का फैसला है मुझे कबूल है। तो कहने का मसला ये है कि आप इस चीज़ से भी थोड़ा सा आप इस सबक हासिल कर ले, दूसरी पार्टी वाली भी, इलेक्शंस की कोई कितने भी बड़ा वजीर, पॉपुलर वजीर, सीनियर क्यों न हो, पार्टी की आदत अगर फैसला कर लेती है तो वो उफ तक नहीं करती। जमील सोमरो वाला मामला जो इस वक्त है, ये आप समझते हैं, आप एग्री करते हैं? देखिए, अगर जमील सोमरो साहब खुद जो लगारी साहब फरमा रहे हैं कि उस ज़मनी इलेक्शन को गुजरे ज़माना हो गया, तो जब ज़माना हो गया उसके बाद जाके ये सारे ओहदे पे बैठे रहे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात होती तो उसी दिनों में चेंज कर लेते हैं।
तो ये खामखा कि अगर कंफ्यूजन आप बढ़ा रहे टॉक शो में तो ठीक है, कोई मसला नहीं, ये तो पूछ रहे हैं आपसे कि तस्दीक है तस्दीक कर रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं, आप कहते नहीं है। मैं तो आपको लॉजिक से बात करूं, लॉजिक ये है कि इलेक्शन गुजरे हुए जमाना गुजर गया, तो अगर ऐसी बात हो तो उन्हीं दोनों में चेंज कर लेते हैं। फिर अब जो एक इंपॉर्टेंट चेंज है वो मुर्तज़ा वहाब साहब की है, जिस पर मैं आऊँगा भी उस ब्रेक के बाद, जिस पर थोड़ी सी रोशनी डाली है नज़ीर लगारी साहब ने। नाज़रीन, इस पर वसीम साहब का भी और मंदोखेल साहब और लगारी साहब का ओपिनियन कि आखिरकार कराची की तकदीर पे या कराची पे कोई फ़र्क पड़ेगा इससे, इस अहम जिम्मेदारी जो इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब को मिली है। इस अहम सवाल के जवाब के साथ हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात, कुछ अहम इस पर तब्दीलियाँ सूबा सिंध की काबीना में हुई हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब एज एडमिनिस्ट्रेटर सामने आ चुके हैं। मैं अब्दुल वसीम साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा मामला इस वक्त अहम है। मेयर रहे कराची के, हमने देखा इख्तियारात के हवाले से काफ़ी हद तक, और कुछ हद तक चीज़ें सही थी, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत से इदारे और महकमे उनके इख्तियार में नहीं थे। मुर्तज़ा वहाब साहब क्या वो डिलीवर कर सकेंगे ऑल द स्टेटस पावर जो एम्पावरमेंट है लोकल गवर्नमेंट की उसको सामने रखते हुए, या आपको लगता है कराची एक खुशाइंद फैसला है कराची के हैं इस वक्त, लेकिन या आपको लगता है कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? वसीम साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात सही है कि मेरी मुर्तज़ा वहाब से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन आप अगर नॉमिनेशन देखें तो सियासी नॉमिनेशन है सबसे पहले, तो एडमिनिस्ट्रेटर सियासी होते ही नहीं है। अमूमन प्रैक्टिस अमूमन यही रही है कि जी न्यूट्रल जो है वो ब्यूरोक्रेट्स में से लाया जाता है ताकि वो आगे इलेक्शन करा सके और शहर को जो है वो भागदौड़ उसकी चला सके। ये ऐसा नज़र नहीं आया, ना अभी तक समझ में आया कि आगे इलेक्शन जो है बल्दियाती वो किस अंदाज में कराए जाएंगे और एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लाकर हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को। दूसरी बात जो आपकी है कि जी ये बात सही है कि इख्तियारात तो अब और कौन से इख्तियारात चाहिए? सिंध गवर्नमेंट उनके साथ है, उनका वजीर उनके पास है, उनकी तमाम पूरी गवर्नमेंट उनके साथ है, सारे डीसीज उनके लगाए ऑन पेपर तो वही एडमिनिस्ट्रेटर के पास इदारे हैं ना, और वो तमाम जो है अफसरान वो ऑन पेपर तो नहीं है अब्दुल वसीम साहब, ऑन पेपर तो वही पूरी सूरत हाल है ना जो वसीम अख्तर साहब की थी या जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर की लईक़ में थी। ये तो आप कह रहे हैं कि वैसे ताल्लुकात अच्छे हैं उनके। देखिए, अभी अगर हम पेपर का रोना रोएंगे तो फिर हमारी हुकूमत होना बेकार है। उस वक्त तो मेयर थे तो मेयर की हुकूमत ही नहीं थी, सिंध हुकूमत थी। सिंध हुकूमत में कौन था? पीएस पार्टी थी, तो हमारा पीएस पार्टी से बन नहीं रहा था, तो लिहाजा वो इख्तियारात जो उनके पास पहले थे, जो मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने के थे, वो इख्तियारात भी वापस ले लिए गए, वो इदारे भी वापस ले लिए गए, वो रेवेन्यू भी वापस ले लिया गया, वो तमाम जो है मतलब जो बल्दियाती इदारों के इख्तियारात थे वो सब सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिए। तो अब आप बेलगाम किसी को छोड़ देंगे तो वो गलती करेगा, अच्छा थोड़ी करेगा। तो जो कुछ हुआ कराची में वो आपके सामने, मेयर जो कुछ कहता रहा वो भी आपके सामने। अब जब इनको लगाया जा रहा था तो सियासी गलती यही है कि सियासी आदमी को लगाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि अब अगर हम इख्तियारात की आज बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम तो शायद फिर हमारा और उनका तो फिर सियासी गलती आप कह रहे हैं, इसका नुकसान होगा शहर को या इसका फायदा होगा? मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब को सामने रखें, उनकी शख्सियत को सामने रखें, उनकी वाबस्तगी कराची से सामने रखें, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ, फायदा है नुकसान है कराची की आवाम को, कराची की डेवलपमेंट को? फायदा नुकसान है, काम करेंगे तो उसका फायदा होगा। अच्छा, और काम अगर नहीं करेंगे तो फायदा क्या? वो पूरी गवर्नमेंट भी लग जाए, वफाक भी साथ आ जाए, जैसे वफाक भी तो कर ही रही है ना वादे। तो अगर सिंध गवर्नमेंट भी इनके साथ बैठकर वादे ही करती रहेगी और काम नहीं करेगी तो लाजमी बात है कि ये सब चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी। कराची की सूरत हाल ये है कि रक्शे पे ट्रांसपोर्ट चल रही है, पानी का मसला भी आपने खुद कहा, कराची में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, तूफान के हाथ में नहीं है, वो तो सेवरेज का, पानी की निकासी का एक बहुत बड़ा मसला है जो ख़राब होता चला जा रहा है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है जो ख़राब होता जा रहा है। कचरा कराची में, आप खुद कराची में रहते हैं, आप खुद सफ़र करते हैं, वहाँ पे कचरे की सूरत हाल इस वक्त क्या है, कितना बड़ा मसला है। वो सब चीज़ें सिंध हुकूमत के हाथ में हैं, डीसीज़ के हाथ में हैं, इन तमाम लोगों के हाथ में हैं। तो हमें चाहिए कि मतलब अगर लोगों में हम मुखलिस हैं, हम आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के लिए सोचते हैं, तो आम आदमी को फिर डिलीवर भी करें। मतलब मुर्तज़ा वहाब साहब, कादिर साहब, इसी बात को जो वसीम साहब ने किया, क्या आपका जवाब क्या होगा कि फिर इनके पास वही इख्तियारात होंगे जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर, या फिर ये आप ये कह रहे हैं इनकी तो हुकूमत है अपनी तो ये बहुत सा डिलीवर कर सकेंगे? तो ये फ़र्क होगा, क्या फ़र्क होगा मुर्तज़ा वहाब में और कोई और एडमिनिस्ट्रेटर होता? तो और ये सियासी फैसला है वो कह रहे हैं। देखिए, सियासी फैसला तो काश वो अपनी त्याजी पीटीआई के ऊपर भी ये सवाल उठाते कि गवर्नर एक वफाक का नुमाइंदा होता है और गवर्नर ऑफ पूरे एक साजिशों का एक अमजगा बना हुआ है। आए दिन वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वहाँ साजिशें हो रही है और ओपन गवर्नर साहब खुद बयान दे रहे हैं। मगर दूसरा सवाल जो वसीम साहब ने कहा है कि इख्तियारात की जो बातें वो माजी में कर रहे थे,
तो आज तो तस्दीक कर रहे हैं इस बात का कि इख्तियारात जारी बात है, एक मुर्जावाब साहब होंगे, सिंध हुकूमत है, वजीर साहब होंगे, तो इख्तियारात तो नहीं रहा मसला। अच्छा, यही बात मैं अगर थोड़ा सा माजी में चले जाऊँ कि इनका अपना जो मैर था वसीम अख्तर साहब के साथ, वक्ती में वसीम अख्तर साहब 4 साल तक रोता रहा, प्राडो गाड़ी में मज़े करते रहे, करोड़ों रुपए की सैलरी मरात लेते रहे। बदकिस्मती से क्योंकि मैं केस में सुप्रीम कोर्ट में इसके साथ जाता था, कराची बदामनी केस में, आखिरी पेशी पे उसने कहा कि जज साहब मेरे पास इख्तियारात नहीं है, वरना वो पहले ऐसा करता था कि अंदर खामोश होता था, बाहर मीडिया के सामने इख्तियारात नहीं। आखिरी मरतबा उसने गलती की या उसने कहा कि अब तो टेनूर ख़त्म हो गया कि जज साहब मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपके इख्तियारात नहीं तो जान छोड़ो कराची वालों की, इस्तीफा दो। ये बात अच्छा, ये इन्हीं को अगर ले अरशद वरासा जो उनका डिप्टी मेयर था, इन्हीं की पार्टी के एमक्यूएम का, जब वो पीएसबी में चले गए उसने बोला इख्तियारात भी है, पैसे भी है, सब है, उनको भी छोड़िए। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि इसी इख्तियारात के साथ मुझे दे, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। चैलेंज किए उन्होंने, 4-6 घंटे के लिए ना जाने क्या खाना वाना खाया था, चाय पिया था कि वो उसने ऑफर कबूल किए और उसके बाद वापस यू टर्न मार लिए। सवाल ये है कि आप जो ये बातें करें, मेरा इलेक्शन NA 249 आपके सामने है, ये जैसा बातें करते थे कि कराची हमारा है हम भी करें, आप भी 40 साल में कराची की ज्वाल की, वो आपके सामने है। यही सारे अदारे आपके अंडर थे, सारे के सारे लोगों को आपने भर्ती किए, ये गटर से बोरियां, ये बिस्तरे, ये रजाइयाँ, ये सारी चीज़ें तो आपकी निकलती आ रही, आप लोग कर रहे थे। मगर आज पीपल्स पार्टी के जो पिछले 4-6 महीने से जो बल्दियाती सिस्टम खत्म हो, जब एडमिनिस्ट्रेटर के पास आ गए और DCs के पास आ गए, आपको वो सूरत नज़र नहीं आ रही जो पहले थी। लेकिन इस चीज़ पर तो आपको शुक्र करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अब सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर ये सब एक पेज पे तो काम होगा और इंशाल्लाह होगा। आप ये कह रहे हैं इन्हीं इख्तियारात के साथ मुर्जा वासा डिलीवर करेंगे। वसीम साहब, मैं इससे पहले नज़ीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, ये तो आप लोग 140A और मुख्तलिफ हवालों से बात करते रहे कि एम्पावर्ड नहीं है, लोकल बॉडी सब कुछ नहीं है, कह रहे हैं इन्हीं इख्तियारात के साथ हम डिलीवर कर देंगे। वो कह रहे हैं आपके मेयर करना ही नहीं चाहते थे, लैंड क्रूजर गाड़ियां वाड़ियां, आप बता रहे कुछ कहना चाहेंगे अगर इस पे प्लीज? वसीम साहब देखिए, जहाँ तक लैंड क्रूज़र की बात है तो वो उनका अपना ज़ाती वो है, उनके पास इतना है कि अल्लाह ताला ने उन्हें लैंड क्रूज़र दी हुई है। उससे आपको अगर कोई तकलीफ़ है, कोई आपको जलन है, तो वो आप बयान कर दें कि भाई लैंड क्रूज़र इस तरह आई है, वो पहले से गाड़ी में था, वो पहले से उसके पास पैसा है, वो पहले से जो है, तो वो अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं उनसे कह दूंगा भाई उन्हें बुरा लग रहा है, आप छोड़ दो। लेकिन जहाँ तक इख्तियारात की बात है, जहाँ तक जो है वो सब आपके सामने है, मीडिया तमाम मौजूद है, सियासी जमातें मौजूद हैं, कराची का मेयर मौजूद है, कराची की तमाम डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट ये बात कहते रहे हैं। और मैं यही नहीं कहूँगा चले ये तो कराची है MQM की वजह से है कि MQM ने ऐसा किया। मुझे बताएं, कराची से हटकर हैदराबाद ले लें, नवाबशाह ले लें, मीरपुर खास ले लें, सक्कर ले लें, लाड़काना ले लें, जहाँ की अभी आप इतनी गुफ्तगू कर रहे थे कि लाड़काना में जो है इनके बंदा हार गया, तो वो कैसे हार गया? तो काम नहीं करेंगे, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, तो ये तमाम मसाइल पैदा होंगे। एक तनकीद नज़ीर लगारी साहब, उसका साजिशाना है कि मतलब ये सब चीजें हैं, हमें ये कबूल करना होगा सियासी तौर पर कि हम नाकाम हैं, और नाकामी की वजह ही जो है जो आज तब्दीलियां नजर आ रही है आपको, ये नाकामी है। अच्छा, यही मैं सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तनकीद होती है तर्ज हुक्मरानी पर पीपल्स पार्टी के, इस पर नज़ीर लगारी साहब सही होती है, गलत होती है, मैं नहीं कह रहा, और वफाक भी प्रेशर बढ़ा रहा था, बार बार आ रहे थे बयानात मुसलसल। क्या ये जो हालिया तब्दीलियां हुई काबीना में, फिर जो मुर्जा वहाब साहब और कराची के हवाले से ज़्यादा होती है खुसूसी तौर पे कि कराची को कोई ओन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी हुकूमत, ये उसका जवाब है मुर्जा वहाब साहब, ये उसका जवाब है ये तब्दीलियां? आपको लगता है इसकी पॉलिटिकल मैसेज ये है इससे, नज़ीर लगारी साहब? नहीं, मैं एक तो वसीम भाई कह रहे हैं कि लाड़काना में हारना जो है वो इसकी वजह नॉन डिलीवरेंस है, तो मैं इनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं करता हूँ। लेकिन कराची जो था वो पूरी सीटें लेते थे, 1-2 सीटों को छोड़कर MQM लेती थी, और उसके बाद सूबाई असम्बली की भी सारी सीटें और सारे का सारा वो होता था। उनका मैंडेट तो बहुत महदूद हो गया है, बल्कि वो तो तीसरे नंबर पर मैंडेट चला गया है। तो एक इस तरह की फिजा होती है बाज़ दफ़ा कि आप अपने बहुत अहम मरकज़ से, दिहाड़ी से पीपल्स पार्टी का हार जाना, और इसी तरह से शहर में 14 सीटें PTI को मिलना और MQM की सीटें चले जाना। और मुझे ज़ुबान के मसले पर किसी के साथ इशू नहीं है, लेकिन जो PTI के MNAs जीते हैं उनमें से 8 तो जो हैं वो कराची उर्दू स्पीकिंग नहीं है, वो पश्तो स्पीकिंग है, हिंदको स्पीकिंग है, जो MNA जीते हैं। कभी भी पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में दूसरे सूबों के लोग नहीं जीते हैं। वो सिर्फ पहले होता यह था कि उर्दू स्पीकिंग ही जीता करते थे, लेकिन ये कोई इशू नहीं है, मैं इसको ना इशू समझता हूँ ना इशू है।
और पूरे मुल्क में किसी को भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। वसीम भाई को सक्खर से, लाड़काना से और नवाब शाह से जाकर इलेक्शन लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कि इनकी सीटें भी गई हैं तो कोई ना कोई वजह रही होगी, तो इसी तरह की वजह वो भी हो सकती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुर्तज़ा वहाब बहुत प्रोएक्टिव होकर काम करते रहे हैं। अगर वो एनर्जी के साथ शहर के लिए काम करते हैं, मैंने मुस्तफ़ा कमाल साहब को देखा था कि वो रात को हम दफ्तर जाते थे, रात को 2 बजे हमारे दफ्तर पहुंचना होता था, तो हम 1 बजे गुजर रहे होते थे और वो गरीबाबाद के अंडरपास पर या किसी और जगह पर वो काम करते हुए मौजूद होते थे। तो उसके बाद वसीम भाई ने ऐसा नहीं किया। मैंने नहीं देखा वसीम अख्तर रात को दिन को कहीं पर काम कर रहे हूँ, तो ये नहीं हुआ था। जब नहीं होता है तो रिजल्ट भी नहीं होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो उसका नतीजा काम के सूरत में सामने आता है। अब हम समझते हैं कि दुआ करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि इसी तरह से मुर्तज़ा वहाब दिन रात एक करके कराची के बेसिक इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व करें। हम भी उम्मीद करते हैं। नज़ीर साहब, एक ब्रेक है, मैं इसके बाद अगर इजाज़त दें, एक ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा ज़रूर, आप उम्मीद जो करते हैं इस उम्मीद को हकीकत में यानी सामने देखने के लिए इस वक्त क्या अवामिल दरकार होंगे, जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, और जो हालिया तब्दीला सिंध काबीना में, इस पर मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन सवालात गवर्नेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यही मजमूई सवाल है लोगों के जहनों में कि तर्ज़ हुक्मरानी पे क्या फ़र्क पड़ेगा इख्तियारात के हवाले से और दीगर हवाले से। मैं नज़ीर साहब, आप पहले एक बात कह रहे थे, मैं चाह रहा था, आपने कहा कि हम सब चाहेंगे कि ही इज़ एक्टिव, और हम चाहेंगे कि वो इस वक्त अमली तौर पर हमें नज़र आएँ चीज़ें बदलते हुए। क्या वो बदल पाएंगे आपको लगता है ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है? नज़ीर लगारी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब इस माइंड सेट से निकलना होगा कि कराची हमें वोट नहीं देता या कराची हमारा शहर नहीं है। शुरू के जो इब्तदाई साल थे 70 से 89 तक, बल्कि 83 तक, पीपल्स पार्टी को कराची ने हमेशा वोट दिया। जब सिंध में जमात इस्लामी की एक सीट थी, इफ्तिखार अहमद साहब की पीपल्स पार्टी के पास 9 सीटें थीं 17 में से। सूबाई असम्बली की 17 में से नाज़माबाद से पीपल्स पार्टी जीती थी, फैजलबी एरिया से पीपल्स पार्टी जीती थी, बंस रोड से पीपल्स पार्टी जीती थी, सदर के इलाके से पीपल्स पार्टी जीती थी, बल्दिया टाउन से पीपल्स पार्टी जीती थी, केमाड़ी से पीपल्स पार्टी जीती थी, कुरंगी से और नानी से पीपल्स पार्टी जीती थी। तो वो ज़माना था कि जब जीतती रही है। उसके पहले बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती थी, बाकी तमाम जमातें एक तरफ थीं, JUI, JUP, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, हारून फैमिली, सारे एक साथ थे। अकेली पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया था, जीत गई थी। उसकी 3 सीटें जनरल ज़ियाउल हक किसी पीपल्स पार्टी के मेयर को नहीं देखना चाहते थे, इसलिए अफगानी साहब को लाया गया, फिर दूसरी बार अफगानी साहब को लिया गया, और दोनों बार डिप्टी मेयर की सीट पर पीपल्स पार्टी के उमर यूसुफ डेडा कामयाब होते रहे थे। तो इनको उस माइंड सेट से निकलना है कि ये हमारा शहर, ये हमें वोट नहीं देता है या इसकी ओनरशिप नहीं लेते हैं। अगर पीपल्स पार्टी आज ओनरशिप ले ले और शहर को डिलीवर करना शुरू कर दे तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। देखा था आपने पिछली दफा, जब इस टर्म में पिछले इलेक्शन के इससे पहले, जब पीपल्स पार्टी ने शहर की बड़ी शाहराहों को ठीक करना, सफूरा तक, यूनिवर्सिटी रोड पर सफूरा तक सफर नहीं हो सकता था, पूरे खड्डे बने हुए थे। अब पिछले 5-6 साल से ठीक सफर हो रहा है। इसी तरह शाहरा फैसल को ठीक किया गया, इसी तरह से बड़ी शाहराहों की तरफ तवज्जो दी गई, तारिक रोड को ठीक किया गया। अगर ये चाहें तो और सड़कों को ठीक कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो पानी का मसला हल हो सकता है, अगर ये चाहें तो सफाई का मसला, ट्रांसपोर्ट का मसला बड़ा अहम है, बसों के वादे बार बार हुए मैम। जी बिल्कुल ऐसा, बसों के ऐलानात होते हैं, बसें नहीं आती हैं, और जो कराची सर्कुलर रिले उसको बर्बाद किया गया। ये तो पूछना चाहिए, किसी से भी तो पूछना चाहिए कि ये 7 नंबर के जो 2 बड़े फ्लाईओवर थे उनको कैसे डिमोलिश किया गया, वहां से कैसे निकाला गया उसको। अपना ये जो ग्रीन बस की वो आई है, यहाँ कैसे इतना बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके यहाँ से निकाला गया है। मसला ये है कि अब पीपल्स पार्टी ओनरशिप मुर्तज़ा वहाब साहब की सूरत में जो रिसेंट तब्दीलियां भी हुई हैं, मंदोखेल साहब, वक्त आ गया ओनरशिप का, और मुर्तज़ा वहाब शायद वही पॉलिटिकल मैसेज है जो आप पूरी पॉलिटिकल फेटर्निटी आवाम को देना चाह रहे हैं, यही बात है मंदोखेल साहब? नहीं, मैं लगारी साहब से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि पीपल्स पार्टी को उस माइंड सेट से निकलना चाहिए। लगारी साहब, आपको मैं याद दिलाऊँ कि अभी 3 महीने पहले जो इलेक्शन, मुर्तज़ा वहाब तो कल लगा है, 3 महीने पहले जो 29 अप्रैल को जो मेरा इलेक्शन हुआ, तो उस सूरत में पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इलेक्शन था। अगर आप पंजाब में देख ले तो 2 पार्टी का, पुख्तनख्वा में, बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में
इवन कराची में ये ऐसा हल्का था जहां पीटीआई का एक MNA एक MP है, TLP का MP है, भी मौजूद है, MQM जो 35-40 साल से वहां पे पूरे कराची में हुक्मरानी करती आ रही थी, फिर PDM की सूरत में जो नून लीग, ANP, जमियत और उसके साथ पार्टी, तो ये सारी पार्टियों के साथ मुकम्मल था। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी 33 साल बाद ये सीट निकाल गई है। तो इसका मतलब ये है कि कराची वाली मायूस हो चुका है। आपकी आधी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मायूस हो चुका है कि MQM ने कराची को क्या दिया। हर हुकूमत में, हर डिक्टेटर के साथ, हर जमहूरी हुकूमत के साथ कहीं ना कहीं इनका एहतियात हुक्मरान रहे हैं। तो डिलीवर क्या की आपके सामने एक एक इलाका आपको गिनवा सकता हूं। 33 साल बाद जब ये सीट पीपल्स पार्टी को मिली है तो यकीनन पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक हौसला है, एक कीमत है। और मैंने बिलावल साहब के सामने भी ये बात रखी, आसिफ अली जरदारी साहब के सामने, कि कराची में वैक्यूम है, कराची में लोग MQM से बेजार है, PTI का अशर नशर आपके सामने है। तो पीपल्स पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, हमें इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। मुर्तजा अवाब की शक्ल में या कराची में मुख्तलिफ माहौल खुशी बनाने का ये मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे का पूरा फोकस कर दिया कराची पे, क्योंकि कराची की आवाम को हमें डिलीवर कर सकते हैं और कोई नहीं। सही। और मैं आपको बता चलूँ नाज़रीन, कुछ देर कबल क्योंकि मीटिंग्स भी हुई हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से जो रिसेंटली कैबिनेट में चेंजेस हुई हैं, मैंने देखा है ज़िया अब्बास शाह, जाम खान शोरो, सरदार शाह, इसके अलावा कासिम कमर, जो कुछ अहम मुशीर या वज़रा इस वक्त आए हैं इस काबीना के अंदर। जाम खान शोरो भी इसमें हमें नज़र आ रहे हैं, इससे पहले भी कलीदी उहदों पे रहे हैं, इस वक्त वज़ीर बल्दियात भी रहे हैं, ही इज़ बैक। और उसके अलावा दीगर की भी हमने देखा है, हम आपको दिखाएंगे भी फोटोज़। मैं इस वक्त गवर्नेंस पे चल रही है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देख भी सकेंगे सारे जो लोग इस वक्त नए आए हैं इस वक्त काबीना के अंदर। वसीम साहब, क्या गवर्नेंस पर एक आम आदमी जो देख रहा है शहर कराची का मजमूई तौर पर, बल्कि पूरे सिंध की हम बात करते हैं, फ़र्क पड़ेगा ये तमाम वज़रा की तब्दीली से और तमाम चीज़ों से? देखिए, मेन तो आपके सामने पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है ही नहीं कि सिवाय सिंध की जो गांव देहात है उससे बाहर निकल सके। अभी ये बता रहे हैं इलेक्शन जीते हैं, आपको हराया, वो कह रहे हैं इलेक्शन सूरत हाल है वो इनके सामने भी, आपके सामने भी, आपने भी शुरू किया था इलेक्शन ये कहा था। और फिर लगारी साहब माशाल्लाह सीनियर जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, और ये MQM से भी काफ़ी की शनासाई रही है। जो कुछ इलेक्शन हुआ है किस तरह मैनेज हुआ है, आप खुद कह रहे हैं कहाँ से लोग लाके नॉमिनेट कर दिए गए, कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक आदमी अजनबी अचानक जो है वो मुंतखब हो जाए। बहरहाल ये होना था, हो गया। तो आप उसी अब हमें आगे देखना चाहिए कि कराची की सूरत, कराची से 14 MNA जो बने उससे वज़ीर इमरान खान बने, आप उसी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हैं शामिल आप? नहीं, देखें वफाक में हम शामिल हैं, जैसे भाई ने कहा हम पीस पार्टी के साथ भी शामिल थे, लेकिन हम उस गाड़ी में बैठे जो पीछे सीट पर आके बैठ गई है। ड्राइविंग सीट जो है वो पीस पार्टी के हाथ में रही है, या वफाक में नून लीग के, या पीस पार्टी के, या अब PTI के हाथ में। हम अपना एहतजाज आपको हर वक्त चलती गाड़ी में बैठे हैं ना, मांग सकते हैं, हम कराची के हुकूक की बात कर सकते हैं, कराची की मर्दमशुमारी की बात कर सकते हैं, हम कराची के नौजवान की नौकरी की बात कर सकते हैं, कराची के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जो वफाक में हमने की है, बाकायदा लिखकर मुआहदा किया है, 9 नकात पे लिखकर मुआहदा किया है, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कराची के मसाइल अभी तक हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का क्या हुआ इस पर? कराची में मुझे बताएं, PTI भी ये नाकाम रही है कि कराची को डेवलपमेंट दे सके, कराची की मैनेजमेंट कर सके। ये PTI कामयाब हुई है क्या वसीम साहब? क्या PTI कामयाब हुई है? सियासी तशब्बुस, क्या PTI कामयाब हुई है इसमें? क्या PTI कामयाब हुई है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वादा ये इनसे पूछो 35 साल में क्या दिया उन्होंने, MQM ने कराची को क्या दिया वो बताओ। 35 साल में आपने इससे ज्यादा हुकूमत कर ली। आप सिंध में जाकर देखेंगे बहरिया टाउन वाला पानी फराहम कर रहा है आपके इलाकों में। आप अपना बता दें, आपने 35 साल 14 साल गवर्नर रहे, आप अपना बता दें, जाकर जो है वो आप मुझे बताओ पानी फराहम कर रहा है। शफान साहब आप ये पता क्या करें, ये मुझे बताएं कराची के नौजवान की, आप मेरी बारे में नहीं बोल, हम भी कराची के बोलेंगे, आप कराची कैसे कह रहे हैं? कराची किसी का जागीर तोड़ी है? हमने कब कहा जागीर है भाई? आपने मुझे अजनबी कहा, आपने मुझे अजनबी कहा। मैं 2001 से इलेक्शन लड़ता रहा हूं, मैंने आपको अजनबी नहीं बोला। 2018 में भी मैं कैंडिडेट था, मैं अजनबी नहीं बोला, मैं PTI की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं PTI की बात कर रहा हूं। तो आप PTI की तो सर आप हुकूमत में शामिल है ना सर? PTI की तो हुकूमत में आप शामिल है वसीम साहब। तो आप PTI तो इत्तेहादी है आपका, आप PTI के तो इत्तेहादी है। आप कह रहे हैं कि वो इस वक्त जो शहर में जिस तरह वो कह रहे थे कि इलेक्ट होगा 14 इत्तेहादी होने का मतलब सपोर्ट है, मैं कानून आप एहतजाज करते कानून और हर तरह से जो है मर जाऊंगा। मेरी अपनी सियासी पार्टी है, मैं अपने एक वजारत मिल गई आपको, एक वजारत मिल गई। कराची की मर्दमशुमारी की बात की, मैंने कराची के ट्रांसपोर्ट की बात की, मैंने कराची के डेवलपमेंट की बात की। अमली तौर पे क्या किया ये पहले मैं इनसे करता रहा हूं। अमली तौर पे क्या किया अमली तौर पर मैं आपसे कहता रहा हूं, हुक्मरानी की अमली तौर पे हर इक़्तिदार 60 साल
से तो आप हुक्मरानी कर रहे हो, आप ही तो रहे ना। भुट्टो साहब के जमाने से आप हुक्मरानी कर रहे हो। आपने कराची के लिए क्या किया? काम गिना दो। आपने कौन सा काम किया? मुझे कोई एक काम गिना दे चले, कराची के लिए कोई एक बड़ा काम गिना दे कि कराची को ट्रांसपोर्ट। सर अगर मुस्तकबिल की बात कर लें, थोड़ा सा मुस्तकबिल बात कर लें, कराची के नौजवान आवाज इस तरह आएगी नहीं। वसीम साहब मैं आगे का पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मुर्तजा वहाब साहब, वो भी तो कराची के ही है ना माशाल्लाह, और क्या वो इस पर वो डिलीवर कर सकेंगे जो आम आदमी समझना चाह रहा है? क्या वो कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? सब कराची के, मैं वही कह रहा हूँ, सब कराची के। तो आपको इस पर क्या आप वो डिलीवर करेंगे, नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है? आपके साथ पहले भी बात की है कि उनके पास पूरी हुकूमत है, सिंध हुकूमत उनके साथ है। सिंध हुकूमत ने उन्हें जो है सियासी तौर पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, और जब सियासी तौर पर आए तो सियासी तौर पर जो इख्तियारात हैं वो उनको दे भी देना। अगर इख्तियारात नहीं देंगे तो वो भी कल यही कहता हुआ चला जाएगा। वो तो कह रहे हैं मैं इसी सिस्टम से, वो कह रहे हैं मैं इसी सिस्टम से आपको डिलीवर करके दिखाऊंगा, वो ये बोल रहे हैं। इस वजह उनके बयान सामने आए हैं, मुझे बताएं ना कि जिस इदारे में देखें कैसे मुमकिन है। आप ओजेटी उठा के देख लेना, आप सिंध हुकूमत जो पैसा देती है बल्दियात को वो उठा के देख लें, डिस्ट्रिक्ट को जो पैसा देती है उसको उठाकर देख लें कि वो तनख्वाहों के पैसे देने के पैसे नहीं है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनके रिटायरमेंट की पेंशन देने को पैसे नहीं है, उनके वाजिबात देने को पैसे नहीं है। जिंदगी बच गई, लाश नहीं मिली उसकी। जिंदगी बच गई, लाशें तो आप गिरा रहे हैं, आप करा रहे थे ना सारे लाशें। जस्टिस निजाम के साथ आपने क्या किया? आपने बेनजीर साहिबा के साथ आपने क्या किया? ये सब सामने है, ये सब सामने है, मैंने थोड़ी किया। आपने खुद जो है उसको डिलीवर नहीं किया, इंसाफ डिलीवर नहीं किया। देखिए इदारे होता हुकूमतों में क्या है, सियासी तौर पे क्या है कि आप इंसाफ फराहम करें। जिस इदारे में, जिस सिस्टम में इंसाफ नहीं होता वहाँ इंसाफ देना पड़ता है। मेरा काम है मैं इंसाफ दूं। अगर मैं इंसाफ डिलीवर नहीं करता तो फिर ये तब्दीली के नाम आएगा। माह के अंदर हमें नजर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर इन्हीं इख्तियारात के साथ मुस्तफा आप डिलीवर करके कुछ दिखाते हैं जो हमें नजर आ जाएगा, जो परफॉर्मेंस विल स्पीक फॉर इटसेल्फ कि अगर वो डिलीवर करते हैं। मुर्तजा आपकी अपॉइंटमेंट में मैंने सबसे पहले जो उसके ऊपर मैंने फेसबुक पे उसके रिमार्क्स दी, मुबारकबाद का, मैंने कहा बाकी मेयर या बाकी एडमिनिस्ट्रेटर की तरह आप रोना देंगे, आप काम करेंगे और मसावी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये होगा। मंदो खेल साहब और वसीम साहब और नजीर लगारी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वील हैव टू टेक अ ब्रेक ओवर हियर। वाइंड अप सिर्फ करेंगे हम आखिरी 30 सेकंड का। हम मेहमानों का शुक्रिया अदा कर देते हैं, देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने सुबह सिंध में होने वाली कुछ अहम तब्दीलियां जो काबीना में हुई उनके आखिरकार पीछे क्या फैक्टर्स इस्पत हैं जिनकी वजह से ये तब्दीलियां हुई, और इससे बुनियादी तौर पर गवर्नेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जो बुनियादी सवाल है। बिलखुसूस मुर्तज़ा वहाब साहब को एज एम्बेसडर जो एज एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट किया गया, इस अपॉइंटमेंट में बाख्तियार ओहदा होगा या नहीं होगा, क्या वो वाकई में डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्या हम वही इख्तियारात का रोना वही जुमला सुनेंगे, या फिर एक हकीकी तब्दीली शहर कराची को नजर आएगी? ये तमाम सवालात उठाए, उम्मीद करते हैं इनका जवाब आपको मिला। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स, ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।